स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लालू यादव की। दरअसल चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव को सशर्त जमानत दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सशर्त जमानत मिल गई है। रांची हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दे दी है। यह मामला 9 अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की थी। लालू अब जेल से बाहर निकल जाएंगे। फिलहाल आरजेडी सुप्रीमो का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जमानत के लिए लालू को 1 लाख रुपए का मुचलका देना होगा। जुर्माने में 10 लाख रुपए जमा करने होंगे। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। बिना कोर्ट की अनुमति के वे विदेश नहीं जा सकेंगे। अपना पता और मोबाइल नंबर भी नहीं बदलना होगा। बता दें कि दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को सीबीआई की कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। वहीं बिहार में सत्तापक्ष की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने लालू यादव की जमानत पर बड़ी खुशी जताई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि आज अत्यंत खुशी का दिन है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमेशा से ये चाहते थे कि लालू यादव जेल से बाहर आएं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के जमानत का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा स्वागत करती है। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी हमेशा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते थे और उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि लालू प्रसाद यादव जी जल्द ही स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए। आज उनको जमानत मिली है, ये खुशी का माहौल है और हमें उम्मीद है कि इस जमानत के बाद वो अपने स्वास्थ्य की समुचित इलाज कराएंगे और ठीक होकर के हम लोगों के बीच में आए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, हमारे अभिभावक, गरीबों के मसीहा, बिहार के लाल आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को आज न्याय पर हम लोग भरोसा जताकर न्याय से हम लोगों ने जीत कर आज हमारे नेता को जमानत मिला है। राष्ट्रीय जनता दल, छात्र राष्ट्रीय जनता दल और युवा राष्ट्रीय जनता दल में आज खुशी का माहौल कायम हुआ है। हम लोगों के प्रति और हम लोग अपने प्रति न्याय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने न्याय के अनुसार हम लोगों के नेता को न्याय मिला। राष्ट्रीय जनता दल उसका आभार रहेगा। राष्ट्रीय जनता देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और जिस तेजी के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं उसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच हरिद्वार में तीसरे शाही स्नान के दौरान बुधवार को करीब 8 लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। कोरोना के प्रकोप के बीच एक साथ 8 लाख लोगों का जुटना हैरान करता है, क्योंकि जिस तरह से देश में मामले बढ़ रहे हैं वो डरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सबसे ज्यादा लोग कुंभ में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टेस्टिंग पर नजर डालें तो मेला क्षेत्र में मौजूद करीब 15 लाख लोगों में से केवल 53,000 लोगों का टेस्ट हो पाया था, जो कुंभ में अब तक एक दिन में होने वाले टेस्ट का रिकॉर्ड रहा। बुधवार को कुंभ में पहुंचे करीब 10 लाख लोगों में से ज्यादा का कोरोना टेस्ट संभव नहीं था। इस दौरान कितने लोगों का टेस्ट हुआ, इसका आधिकारिक आंकड़ा अभी भी सामने नहीं आया है। मेला क्षेत्र में 96 बेड का कोरोना सेंटर भी बनाया गया था, जो सोमवार को ही 50% भर गया था। तो आप हालात देख सकते हैं किस तरह से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अब कुल मिलाकर देखा जाए तो कुंभ मेला कोरोना से अछूता नहीं है। अब अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने लोगों से अपील की है कि घर पर रहकर ही प्रतीकात्मक रूप से गंगा स्नान करें। ऐसा करने से भी शाही स्नान का पुण्य मिलता है। ये क्वेश्चन किया कि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हमको शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन भी करना चाहिए। और इस बार बहुत से भक्त हरिद्वार कुंभ स्नान करना चाहते थे, उनकी ये हार्दिक इच्छा अधूरी रह गई है। उन लोगों के लिए एक ही चीज़ है, जो भी हमारे शाही स्नान आते हैं उन स्नानों में अपने घर में अगर गंगा जल है तो बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालकर सभी माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करें। और फिर ये कोरोना जब समाप्त हो जाए तो आके हरिद्वार की पावन भूमि पर माँ गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राज्य सरकारों ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। वहीं अब अगर आपको जम्मू कश्मीर में एंट्री चाहिए तो उसके लिए आपको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। वहीं पठानकोट में जम्मू कश्मीर सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। लोगों ने सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई है। दरअसल कोविड महामारी का प्रकोप एक बार फिर से देश में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सभी राज्यों ने अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित करने के लिए एहतियातन कई कदम उठाए हैं। इसी के चलते जम्मू कश्मीर में लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का कोविड-19 टेस्ट किया जा रहा है, ताकि राज्य में संक्रमित मरीजों के दाखिल होने पर रोक लगाई जा सके, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी परेशानी के चलते आज लोगों द्वारा जम्मू कश्मीर को जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया और जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जब प्रदर्शनकारी लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पठानकोट के बहुत सारे लोग कठुआ में रोजगार से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते उन्हें रोजाना वहां जाना पड़ता है, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है और रोजाना कोविड-19 टेस्ट किए बिना आगे नहीं जाने दे रहा है, जिसको लेकर के लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। कोरोना को हराना है तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आपको मास्क पहनना होगा, उसके अलावा 2 गज की दूरी का जो फॉर्मूला है उसे भी अपने जीवन में अख्तियार करना होगा। लेकिन बक्सर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। दरअसल यहां बिना जांच कराए ही 200 प्रवासी यात्री भाग गए। जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल व्यवस्था पर उठते हैं कि अब जब इस तरह से व्यापारी बिना टेस्टिंग के भागेंगे, अगर उनमें से कोई भी संक्रमित हुआ तो वो कहीं ना कहीं कोरोना कैरियर के रूप में काम करेगा और लोगों में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो टेस्टिंग हो रही थी उससे बचने के लिए लोग वहां से भागते हुए नजर आए। कुछ लोग जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अगर प्रवासी यात्री यानी कि जो दूसरे राज्यों से यात्री वहां पर पहुंचे थे वो बिना टेस्टिंग के राज्यों में जाएंगे तो वो अपने साथ कोरोना का संक्रमण लेकर भी जाएंगे और ऐसे में जो बाकी लोग हैं उनमें भी कोरोना का संक्रमण फैलेगा। दरअसल रेलवे स्टेशन पर बनाए गए कोविड-19 जांच केंद्र में जांच की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान करीब 200 से अधिक प्रवासी यात्री वहां से भाग निकले। प्रशासनिक लापरवाही यहां पर जरूर देखने को मिली है, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर तहकीकात करने के लिए जिला पदाधिकारी एसपी नीरज कुमार सिंह, एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय पहुंचे थे। उसके बावजूद भी आज पुणे पटना से उतरे हुए यात्री बगैर जांच कराए भागने लगे, जहां पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। बार बार इस बात की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाने के बाद भी जांच केंद्र पर पुलिस कर्मियों की तैनाती ही नहीं की गई है। इसका असर भी लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है उसके बाद राज्य ही नहीं बल्कि राज्यों के अंदर जिला प्रशासनों ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नए कर्फ्यू का पालन हो, तमाम जो कोरोना गाइडलाइंस हो उनका पालन हो, उसको लेकर के जो प्रशासनिक अमला है पूरी नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में यूपी में एटा के जलेसर में एसडीएम ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन के लिए लोगों से अपील की गई। जलेसर तहसील सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम एसपी वर्मा ने कहा कि व्यापार मंडल और स्वयंसेवी संगठन कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करवाने में सहयोग करें। बीते साल की अपेक्षा इस साल कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हर व्यक्ति स्वयं, परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखे ताकि कोरोना पर शीघ्र नियंत्रण पाया जा सके। यूपी के कासगंज में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जो संक्रमण बढ़ रहा है उसके लेकर के सावधानी बरतें ताकि जो संक्रमण है उस पर रोक लगाई जा सके, जो कोरोना है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक ना फैले। तो कासगंज में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए
सदर क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण तिवारी बाजार में अनाउंस करते हुए भी नजर आए। इस दौरान वो जनता को समझा रहे हैं कि जो सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस बनाई हैं वो जनता की भलाई के लिए हैं। अगर इन गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा तो उसका सीधा फायदा जनता को होगा। अगर कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो जिंदगी है वो एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगेगी। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद लगातार जो मामले थे उनमें गिरावट पहले देखने को मिल रही थी, लेकिन अचानक से मार्च और अप्रैल में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। पिछला साल तो पूरा कोरोना के साये में ही व्यतीत हो गया। अब ऐसे में ये साल भी कोरोना के साये में ना चला जाए, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और लोगों को समझाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। अब सरकार तो अपना काम कर रही है। सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस बना दी हैं, लगातार लोगों से अपील कर रही है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन इसके बावजूद लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। और यही वजह है कि जो सरकार है, जो प्रशासनिक अमला है, उसने लोगों के चालान काटने भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल बिहार के पश्चिम चंपारण में मास्क ना पहनने पर लोगों का चालान काटा गया है। मास्क ना पहनने पर लोगों से जुर्माना वसूला गया है। दरअसल चंपारण साठी थाना गेट के पास और नरकटियागंज बेतिया मुख्य सड़क मार्ग पर एसआई योगेंद्र प्रसाद सिंह और पुलिस बल आदि मौजूद रहे। इस दौरान एसआई ने बताया कि थाना प्रभारी के आदेश पर वाहनों की सघन जांच चेकिंग की जा रही है। थाना प्रभारी के आदेश पर यह जांच की जा रही है, जिसमें बाइक का प्रदूषण, कागजात, हेलमेट, लाइसेंस की जांच की जा रही है और मास्क को लेकर के भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। उत्तराखंड से भी लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं धारचूला में 5 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सीमांत क्षेत्र धारचूला में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में धारचूला पड़ता है। अभी 2 दिनों में 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर सामने आई है। इसमें एक व्यापारी, एक अध्यापक और एक आर्मी, 2 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। धारचूला चाइना, तिब्बत, नेपाल के बॉर्डर का अंतिम भारतीय तहसील है। यहां सीमांत में मात्र एकमात्र अस्पताल है। 4 डॉक्टर इस अस्पताल में हैं। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि जल्द ही कोरोना का बम भी फूटने वाला है। लिहाजा लोगों को सावधान रहने की बेहद जरूरत है। एक और कोरोना का साया मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है। अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं पुलवामा में भारी बारिश के बाद जगह जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से लगातार बारिश की वजह से, तेज बारिश की वजह से जो सड़कें हैं वो भी पानी में तब्दील हो गई हैं। आपको बता दें कि पानी सड़कों पर भरा हुआ है और जगह जगह से जलभराव की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है। उसके अलावा पुलवामा में भी तेज बारिश देखने को मिली है। कश्मीर में बारिश और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद मौसम तो जरूर सुहाना हुआ है, लेकिन जिस तरह की ये तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं हैरान करती हैं। इंतजामातों को लेकर सवाल खड़े करती हैं कि आखिर जल भराव को लेकर के जल निकासी की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। दरअसल किसानों की फसल खरीद को लेकर के पंजाब सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। कहा था कि मंडियों में जब किसान अपनी फसल को लेकर के पहुंचेंगे तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें मंडियों से निकलकर सामने आ रही हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। इसके अलावा किसान भी इंतजामातों को लेकर के खुश नजर नहीं आ रहे हैं।
एक तरफ जहां पंजाब सरकार मंडियों के प्रबंधों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, मोगा की अनाज मंडी का ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक किया गया तो पाया कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है और पंजाब सरकार के बड़े बड़े दावे खोखले नजर आ रहे हैं। मोगा की मंडी में किसानों ने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा है। किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार बातें तो बड़ी बड़ी करती है लेकिन जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। किसानों ने कहा कि मंडियों में खरीद शुरू हुए करीब 7 से 8 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक ना तो लिफ्टिंग हो रही है, दूसरी तरफ बारदाने की कमी के कारण हमारी फसलें खुले आसमान के नीचे पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1-2 दिन से मौसम भी खराब है, हमें अपनी फसल खराब होने का डर सता रहा है। उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की है कि वो जल्द से जल्द बारदाना मंडियों में भेजें ताकि फसलें मौसम के कारण खराब ना हो और जल्द से जल्द वो अपने घरों को जा सकें। वहीं इस मामले को लेकर जब डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर सरताज सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मंडियों में बारदाने की कमी बिल्कुल भी नहीं है और यहां तक कि किसानों को बारदाने की कमी ना आए इसलिए हमने अलग अलग एजेंसियों को भी कहा हुआ है कि यहां तक कि हमने FCI और वेयर हाउस को भी अपनी तरफ से बारदाना दिया हुआ है। तो एक और जो प्रशासनिक अमला है वो कह रहा है कि बारदाने की कमी नहीं है, दूसरी ओर किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो कुछ भी इंतजामात हैं क्या वो काफ़ी हैं, क्योंकि किसान बिल्कुल भी सरकार की कार्यशैली से, सरकार के मंडियों में प्रबंधों से, इंतजामातों से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बारदाना नहीं जी पूरा आਉਂਦਾ ਹਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਐਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਮਾਨੀਆਂ ਟਾਨੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਪੈਸੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਇਹ 2-3 ਘਰਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਵਿਕੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵਿਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਾਂਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ हाँ जी बारदाना नहीं जी पूरा आਉਂਦਾ। आगरा में आंधी किसानों के लिए सरदर्दी साबित हुई है। दरअसल आंधी की वजह से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। आपको बता दें कि कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान देखने को मिला था जिसका सीधा असर किसानों पर भी देखने को मिल रहा है। आगरा की तहसील एतमादपुर के करीब दर्जन भर से ज्यादा किसानों के खेत की फसलों को नुकसान पहुंचा है। दरअसल किसानों ने गेहूं की कटाई की थी जिसके बाद खेत में ही गेहूं रखा हुआ था, लेकिन आंधी की वजह से जो भूसा और गेहूं था वो इधर उधर बिखर गया जिसकी वजह से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है और अब किसानों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसानों को इस परेशानी से उबारने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद मिलती है या फिर नहीं। कम से कम 10-20 बीघा का क्षेत्र में नुकसान है, अपना भी नुकसान है। आंधी में बहुत मार पड़ी है किसानों पे। तो इसमें भूसा भी उड़ गया है कुछ? कहाँ काफी तरह से अभी धो नहीं पाए हैं, वो सब उड़ गया रात को आधा। और कुछ लोगों के कटे हुए गेहूं पड़े थे? कटे हुए गेहूं पड़े, पूरे को पता ना खुला के सब आंधी में इधर से उधर हो गए सब। तो लगभग अगर मान के चले जितने किसानों का लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा? जो क्षेत्र में कुल मिला के लाखों रुपए का नुकसान है। अभी आधे से ज्यादा किसानों को गेहूँ घुस पड़ा हुआ है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि अरे किसान सब उम्मीद करता है सरकार से कुछ न कुछ थोड़ी बहुत राहत मिले। किसी के पास खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं है। ये कौन सी तहसील है आपकी? ये रामपुर तहसील गांव बरहन। कम से कम 10-20 इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।